न्यूज की टीम आज पहुंची है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पारुल हॉस्पिटल और यहां पर सांस क्लिनिक के डॉक्टर प्रखर अग्रवाल से हमारी मुलाकात होगी, जिनसे हम जानेंगे कि एलर्जी और अस्थमा जैसी जो बीमारियां हैं वो आखिर किस वजह से होती हैं, सिम्टम्स क्या है, इनके रीजंस क्या हैं और कैसे इनसे निजात पाया जा सकता है, इन्हें क्योर कैसे किया जा सकता है। और साथ ही साथ स्लीप एप्नोपिया के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने शायद ही इस बीमारी का नाम सुना हो, लेकिन आज हम इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रखर अग्रवाल से। तो चलिए बातचीत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज हम बात करने वाले हैं स्लीप एप्निया, अस्थमा और एलर्जी के बारे में, और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर प्रखर अग्रवाल। सबसे पहले तो सर विस्तार न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो स्लीप एप्निया नाम की एक बीमारी है, अभी ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो सबसे पहले तो बताइए कि आखिर ये बीमारी क्या है। जैसा कि आपने बहुत सही कहा, स्लीप एप्निया की बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं है। स्लीप एप्निया एक बहुत गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में रात में सोते वक्त शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है और इसके कारण हार्ट और ब्रेन दोनों पे लोड पड़ता है और हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस बीमारी के लक्षणों को पहचानें और हमें ऐसे लक्षण हैं तो डॉक्टर से सलाह लें और इसका प्रॉपर इलाज करें। लेकिन हम जब सो रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, इसके क्या कोई लक्षण ऐसे पता चलते हैं? इसका जो मेन लक्षण है स्लीप एप्निया का वो होते हैं खर्राटे आना। अब लोगों को लगता है कि खर्राटे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, बट अक्सर में ऐसा नहीं होता। खर्राटे आना एक बीमारी का लक्षण होता है, स्लीप एप्निया का लक्षण होता है। समझने वाली बात है कि खर्राटे आते क्यों हैं। खर्राटे आ रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, हमारी सांस की नली में कहीं ना कहीं रुकावट है जिसके कारण खर्राटे आ रहे हैं। अब मानिए कि एक पाइप है, पाइप में से हवा बह रही है, अगर मैं पाइप को बीच से दबा दूंगा तो जब हवा बहेगी तो उसमें से आवाज़ आएगी। करेक्ट, क्योंकि वो पास नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पास नहीं हो पाएगी या एक ऑब्स्ट्रक्टिव जगह से पास होगी। तो ऐसे ही जो हमारी सांस की नली है, वो हम सांस लेते हैं नाक से होते हुए, जो गले में सांस की नली है उससे फिर फेफड़ों में सांस जाती है। तो यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा है सांस की नली का, वहाँ पे रुकावट रहती है। तो जब सांस जाती है अंदर तो जाते वक्त आवाज़ आती है और वही आवाज़ खर्राटे होते हैं। अब इसकी ये प्रॉब्लम क्या है, खर्राटे आ रहे हैं बस आवाज़ ही तो है, नहीं, इससे एक और नुकसान हो रहा है। अब जैसे कि एक पाइप है, पाइप को मैंने बीच से दबाया, आवाज़ आ रही है, बट आवाज़ आने के साथ साथ दूसरे साइड हवा का बहाव भी कम हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंग्स में हवा कम जाती है। जब खर्राटे आ रहे हैं मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और लंग्स में हवा कम जा रही है। ये दिन में नहीं होता, ये रात में सोते वक्त ही होता है। और इसका भी कारण है, दिन में हमारी मांसपेशियाँ हमारी सांस की नली को खोल के रखती है, तो जो सांस की नली है वो बंद नहीं होती। बट रात में जैसे ही हम सोते हैं तो सांस की नली में रुकावट आ जाती है। सांस की नली जो मांसपेशियाँ हैं जिनने सांस की नली खोल के रखी है वो रिलैक्स हो जाती है। जब हम सोते हैं तो सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो सांस की नली कोलैप्स हो जाती है और इसलिए रुकावट के कारण खर्राटे आते हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। अच्छा, आपने बताया कि खर्राटे आते हैं और उससे पता चलता है कि आपको स्लीप एप्निया है, लेकिन अगर जिन्हें खर्राटे नहीं आ रहे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? क्या उन्हें भी हो सकती है ये बीमारी या फिर सिर्फ खर्राटा ही एक लक्षण? तो स्लीप एप्निया के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उनमें से एक मेन लक्षण है खर्राटे आना। खर्राटे भी ऐसे आने चाहिए कि वो दूसरे रूम पे सुनाई दे रहे हैं। अगर जोर जोर से खर्राटे आ रहे हैं इसका मतलब तो दिक्कत है। इसके अलावा और लक्षण भी होते हैं, जैसे ओल्ड एज में या फीमेल्स में कई बार खर्राटे नहीं आते, मगर उन लोग को प्रॉब्लम रहती है कि नींद नहीं आना। रात में वो बेड पे लेटते हैं और आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है उनको नींद लगने में, इसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसमें भी 50% लोगों में इंसोम्निया का कारण, नींद ना आने का कारण स्लीप एप्निया की बीमारी होती है। इसके अलावा कुछ लोग रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, तो या तो ये डायबिटीज़ के कारण होता है या स्लीप एप्निया के कारण होता है। और लक्षण जो होते हैं, दिन भर थकावट रहना, दिन में सुबह उठ के फ्रेश नहीं फील करना, दिन में हेडेक होना, दिन में बैठे बैठे नींद आ जाना। आप खाली बैठे हुए हैं और अगर आपको झपकी लग रही है, नींद आ रही है, तो इसका मतलब आपकी रात में नींद प्रॉपर नहीं हुई। अगर आप ज़्यादा देर सोए भी हैं बट वो जो जितनी देर आप सोए उस टाइम क्वालिटी स्लीप नहीं आई है, तो वो स्लीप एप्निया के लक्षण होते हैं। अच्छा, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? क्योंकि स्लीप एप्निया अभी के टाइम पर जैसा कि आप बता रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को है, लेकिन हमें पता नहीं है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, किस वजह से ये बीमारी तो हो मैं सकती है? आपको बताना चाहूँगा, इंडिया में हर तीसरे आदमी को, हर तीसरे इंडिविजुअल को स्लीप एप्निया है।
हमने एक रिसर्च करी थी, उसमें हमें ये मिला कि द प्रिवलेंस ऑफ स्लीप एपनिया इंडिया में इज़ अबाउट 30%। मतलब आप मानिए तीसरे जन को स्लीप एपनिया है। तो जैसा कि आपने पूछा इसके कारण क्या है, इसका प्रमुख कारण होता है मोटापा। इंडियन लोग में जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है, जो मोटापा, जो पेट का मोटापा होता है, पेट का मोटापा होना भी एक रिस्क फैक्टर होता है। तो जो वेस्ट सर्कमफेरेंस से तोंद निकलना जैसे हम कहते हैं, तो इंडियन लोग में वो वैसे चेहरे से पतले होते हैं बट पेट में मोटापा होता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है। ओके, और पतले लोगों में कैसे पता चलता है? तो पतले लोगों में ऐसा नहीं है, बीमारी पतले लोग में नहीं होती, हालांकि पतले लोग में कम होती है, मगर पतले लोग में, कुछ लोगों में जेनेटिक कारण से ये बीमारी होती है। कुछ लोग की जो चेहरे की बनावट ऐसी होती है कि वो इस बीमारी से प्री डिस्पोज हो जाते हैं, उनको ज़्यादा चांस होती है इस बीमारी की। अच्छा, अब 2 सवाल और इसमें रह जाते हैं कि अगर आपको स्लीप एपनिया है तो इससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपकी बॉडी में, कौन कौन सी बीमारियां और जो हैं वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि लोगों को लगता है कि खर्राटों के लिए मैं क्यों जांच करवाऊँ, क्यों मैं एवेलुएट करवाऊँ। तो हम उन्हें यही बताते हैं कि ये जो स्लीप एपनिया है, इस बीमारी में हो क्या रहा है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है रात में सोते वक्त। ऑक्सीजन शरीर के हर ऑर्गन को, हर अंतर को चाहिए काम करने के लिए। जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो कुछ ना कुछ असर पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें असर पड़ता है हार्ट पे, और सबसे मेन पहली चीज़ जो होती है वो होता है बीपी बढ़ना। तो हाइपरटेंशन अगर किसी को है और खर्राटे आ रहे हैं तो उन्हें तो बहुत ज़रूरी है कि स्लीप एपनिया का जांच करवाएं, क्योंकि ये हाइपरटेंशन कॉज कराता है। इसके साथ ये डायबिटीज़ भी कॉज कराता है, थायराइड भी कॉज कराता है, और ये हार्ट अटैक का रिस्क 10 टाइम्स बढ़ा देता है। अगर किसी को स्लीप एपनिया है और किसी को नहीं है, तो जिसको स्लीप एपनिया है उसे 10 गुना ज़्यादा चांस है कि उन्हें हार्ट अटैक आए। और हम सुनते हैं, बड़ी बात आप बता रहे हैं। तो अभी जो हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं, तो क्या इसके पीछे स्लीप एपनिया भी एक रीज़न? बहुत बड़ा रीज़न है। हम इतना सुनते हैं कि रात में सोते सोते चल बसे, हार्ट अटैक आ गया, तो उसका मेन कारण साइलेंट डेथ्स ड्यूरिंग स्लीप जो हम इसे बोलते हैं, उसका मेन कारण होता है स्लीप एपनिया। और यंग एज में जो डेथ्स होती है, यंग एज में आजकल हम इतने अतरंग लगवा के केसेस भी, स्ट्रोक के केसेस भी देख रहे हैं, तो उनका कारण भी बहुत सारे मेजर कारण स्लीप एपनिया होता है। तो अब ये जो बीमारी है, इससे कैसे निपटा जाए, इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? इसे ठीक करने के लिए क्या दवाइयाँ, क्या जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले हमें देखना होता है कि बीमारी है कि नहीं है। जब आप ऐसे कोई लक्षण लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, या डॉक्टर आपसे ऐसे लक्षण पूछता है और ऐसे लक्षण, आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो हम इसका टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट को हम कहते हैं स्लीप स्टडी। स्लीप स्टडी में क्या होता है, इसका बेस्ट टेस्ट होता है लेवल 1 स्लीप स्टडी, जो कि अस्पताल में आके होता है। तो उसमें एक रात मरीज़ को अस्पताल में सोना होता है। हमने यहाँ पे अपने पारुल अस्पताल में भी सबसे एडवांस स्लीप लैब बनाई हुई है। उसमें हमने एकदम घर जैसा माहौल बनाया है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लीड्स लगाते हैं थोड़ी बहुत। हम जैसे हार्ट के लिए ईसीजी होता है, वैसे ब्रेन के लिए ईईजी होता है। तो उससे हमें पता चलता है नींद का कौन सा स्टेज है। तो मरीज़ जब हमारे लैब में आके सोता है तो ईईजी लीड्स लगी होती हैं सर पे, ये देखने के लिए लाइव मॉनिटरिंग चलती है। उसमें हमें पता चलता है कि अभी वो हल्की नींद में है कि गहरी नींद में है। तो एक तो हमें ये चीज़ पता चलती है। दूसरा, हम कुछ सेंसर्स लगाते हैं। वो सेंसर्स हवा का बहाव देखने के लिए होते हैं। नाक में सेंसर्स लगते हैं, उससे ये पता चलता है कि सांस रुक रही है कि नहीं। अब मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इसमें सांस रुक जाती है, ऑक्सीजन कम होता है, तो ये चीज़ हमें देखने के लिए कि ये चीज़ असल में हो रही है कि नहीं, तो उसके लिए हम एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक नाक में सेंसर हवा के बहाव के लिए ये लगा के मरीज़ को अपनी स्लीप लैब में सुलाते हैं। बेसिकली उसका मॉनिटर करना बहुत उसको ज़रूरी है, मॉनिटर उसी करना के बाद ज़रूरी उसे है। ट्रीट किया जाता है। तो जब हम रात भर उनका एनालिसिस करते हैं और रात भर हम देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी बार सांस रुकी, और उससे हमें पता चलता है कि स्लीप एपनिया की बीमारी है कि नहीं है। ठीक है, और जब पता चल गया उसके बाद उसको ट्रीट कैसे किया जाता है? तो जब हमें पता चलता है कि स्लीप एपनिया की बीमारी है, तो उसके ट्रीट करने के लिए सबसे पहले अगर मोटापा है तो हम बोलते हैं कि मोटापा कम करें। लाइफस्टाइल चेंजेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो मेजरली लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण है। दूसरा, हम उन्हें स्लीप हाइजीन बताते हैं। स्लीप हाइजीन में क्या होता है, जैसे हम हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं, और भोपाल तो इतना हाइजीनिक शहर भी है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना नींद में भी हाइजीन मेंटेन करें। तो नींद की हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम बताते हैं कि एक टाइम होना चाहिए सोने का, एक टाइम होना चाहिए उठने का। सोने के 1 घंटे पहले तक ब्लू लाइट नहीं देखनी, मतलब मोबाइल कंप्यूटर नहीं देखना। खाना 3 घंटे पहले खा लेना है सोने के, खाना सोने के जस्ट पहले नहीं खाना। हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी सोने से पहले। शाम को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उससे भी नींद ऊपर नहीं आती।
फिर ये सारी चीज़ों के साथ साथ इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है सीपैप। सीपैप एक छोटी सी मशीन होती है, छोटी सी मशीन लगा के पेशेंट्स होता है, तो इससे जो इनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है और जो सांस की नली बंद हो रही है वो बंद नहीं होती, हवा का आना जाना बना रहता है और इसके कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसकी होने की चांसेस कम हो जाती हैं। तो डॉक्टर प्रखर अभी बता रहे थे कि स्लीप एप्निया क्या बीमारी होती है और बहुत सारे लोगों को भारत में नहीं पता है, लेकिन फिर भी 30% ऐसे लोग हैं भारत में जो स्लीप एप्निया के शिकार हैं और ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटेबल नहीं है। बस आपके ऊपर एक छोटी सी स्टडी की जाएगी और उसके बाद ये ट्रीटेबल भी है। आपको बहुत सारी दवाइयाँ भी नहीं लेनी है इसके लिए, लेकिन आप फिर भी बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अब हम एलर्जी के बारे में बात करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर किसी को लगातार छींकें आ रही हैं, रैशेज हो रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि हमें एलर्जी है। लेकिन एलर्जी बेसिकली होता क्या है, सिम्टम्स क्या है इसके? तो एलर्जी बॉडी का रिएक्शन होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो बॉडी को सूट नहीं करता उसके अगेंस्ट बॉडी एक रिएक्शन प्रोड्यूस करती है जिसे हम एलर्जी कहते हैं। एलर्जी के लक्षण होते हैं, डिपेंड करता है कि किस चीज़ की एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, आँखों की एलर्जी है, लंग्स की एलर्जी है या स्किन की एलर्जी है, उस हिसाब से उसके लक्षण होते हैं। इसके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं नाक से पानी बहना, नाक में खुजली होना, नाक बंद होना खासतौर से रात में सोते वक्त। इसके अलावा आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, ये आँख की एलर्जी के लक्षण होते हैं। खांसी आना या खांसी में बलगम आना, ये लंग्स की एलर्जी के लक्षण होते हैं। और शरीर में खुजाल होना या रैशेस पड़ जाना, ये सिग्निफाई करता है, ये बताता है स्किन की एलर्जी। तो प्रखर जी, आपने जैसा कि बताया एलर्जी के बारे में, अलग अलग तरीके की एलर्जीज होती है, लेकिन किन चीज़ों से वो ट्रिगर होती है ये भी आप बता रहे थे, तो एक बार और एक्सप्लेन करके आप इसे बता देंगे हमारे दर्शकों को। तो एलर्जी के ट्रिगर्स कई सारे होते हैं। एलर्जी के ट्रिगर्स होते हैं डस्ट एक्सपोजर, डस्ट माइट एक्सपोजर, पॉलन एक्सपोजर, फफूंद यानी कि फंगस का एक्सपोजर, पेट्स जो होते हैं, कैट डॉग्स, इनका जो डेंडर होता है उसका एक्सपोजर, कॉकरोच का एक्सपोजर। तो ऐसे खूब सारे एलर्जी के ट्रिगर्स होते हैं। इसमें जो मेन जो मोस्ट कॉमन ट्रिगर है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो डस्ट माइट होता है। डस्ट माइट क्या होता है, एक चीज़ होती है डस्ट और एक चीज़ होती है डस्ट माइट, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। डस्ट माइट छोटे से जीव होते हैं जो मेरे आपके हर किसी के घर में होते हैं। ये जनरली बेडरूम में होते हैं। बेडरूम में जो हमारा गद्दा है, तकिया है, चद्दर जो हम होते हैं, उन सब में रहते हैं। ये छोटे से जीव होते हैं। जब हम रात में सोते हैं तो हमारी जो स्किन की जो सेल्स होती हैं, जो हम शेड ऑफ कर देते हैं, उसको खाते हैं, तो उस टाइम ये ऊपर आते हैं और इनकी जो शरीर है और इनका जो एक्सक्रीटा है वो हवा में सस्पेंड हो जाता है और हवा से जब हम इनको इनहेल करते हैं तो नाक के रास्ते हमारी बॉडी में घुसते हैं और हमें एलर्जी कॉज करते हैं। तो देखिए, आपने बताया कि एलर्जी बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत सारे रीजंस भी होते हैं कि वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो क्या ये क्यूरेबल हो सकता है, क्या पूरी तरह से इसे ठीक किया जा सकता है? सर, हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी यही शंका रहती है कि उनको पता होता है उनको एलर्जी है, बट उनको इसका आंसर नहीं पता होता। क्या वो यही पूछते हैं कि ये हमेशा ठीक हो जाएगी कि ज़िंदगी भर दवाई लेना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे अपने सांस क्लिनिक में, जो कि चेस्ट एलर्जी और स्लीप सेंटर है, यहाँ पे प्रॉपरली हम डायग्नोज करते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। पहला स्टेप होता है कि देखना कि एलर्जी किस चीज़ से है। फिर हम जिस चीज़ से एलर्जी निकल के आती है उस चीज़ का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे बॉडी उस चीज़ को रिएक्ट करना, उस चीज़ से अफेक्ट होना बंद हो जाए और उनकी एलर्जी ठीक हो जाए। तो आपने जो भी प्रोसेस बताया कि इस प्रोसेस से क्योर कर सकते हैं, मैंने इम्यूनोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, तो इम्यूनोथेरेपी क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है, तो वो देखने के लिए हम एक टेस्ट होता है, एलर्जी टेस्ट, जिसे हम स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है, ये जो एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है एलर्जी का, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ब्लड टेस्ट करवा के आते हैं। उसमें 3-4 पेजेस होते हैं जिसमें लिखा होता है टमाटर से एलर्जी है, खीरे से एलर्जी है और 10-15 चीज़ें होती हैं। बट वो टेस्ट गलत होते हैं। वो टेस्ट गलत इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्रॉस रिएक्टिविटी बहुत होती है। जिस चीज़ से एलर्जी नहीं भी है उस चीज़ से उसमें एलर्जी दिखा देते हैं। हम लोग जो कहते हैं वो स्किन प्रिक टेस्ट होता है, वो बेस्ट टेस्ट है एलर्जी की डायग्नोसिस के लिए। उससे हमें पता चलता है कि क्या किस चीज़ से एलर्जी है। उसमें क्या कहते हैं, हमारे पास अलग अलग सीरम होती है। जैसे मैंने आपको बताया इतनी सारी चीज़ें हैं, डस्ट माइट, पॉलन, कॉकरोच, फंगस, पेट्स, तो इन सारी चीज़ों की अलग अलग हमारे पास सीरम होती हैं। तो उस सीरम का एक ड्रॉप हम हाथ में डालते हैं और उसको हल्का सा खरोचते हैं। तो जैसे ही हम उसको खरोचते हैं तो हमें रिएक्शन दिख जाता है।
तो जिस चीज़ से रिएक्शन आ रहा है उस चीज़ से एलर्जी होती है। तो ऐसे हमें पता चलता है इस चीज़ से एलर्जी है। फिर जो आपको सवाल था कि इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, तो जब हमें पता चल जाता है जिस चीज़ से एलर्जी है उस चीज़ से हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं जिससे उसकी एलर्जी क्योर हो जाए। तो इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि जिस चीज़ से एलर्जी निकल के आई है उसी चीज़ को हम मरीज़ को देते हैं कम डोज में और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉडी डिसेंसिटाइज हो जाती है, बॉडी अफेक्ट होना बंद कर देती है। ओके, तो एलर्जी के बारे में तो बात हो गई, लेकिन अस्थमा जो है लोगों को लगता है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इस वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो अस्थमा होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। अस्थमा होता है लंग्स की एलर्जी। तो लंग्स में क्या है, हमारी सांस की नलियाँ हैं, तो इनमें सांस की नली में सिकुड़न हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बॉडी अफेक्ट हो रही है, जो कि ट्रिगर फैक्टर्स है एलर्जी के, उसके कारण क्या होता है, जो सांस की नली है उसमें सिकुड़न हो जाती है। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं जैसे हैवीनेस लगना चेस्ट में, चेस्ट टाइटनेस लगना, खांसी आना, ऐसा लगना कि कुछ अटका हुआ है और निकल नहीं रहा, या अस्थमा अटैक आना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। तो अस्थमा के कारण क्या होते हैं, पोल्यूशन, तो डेफिनेटली पोल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो अस्थमा का इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ लोग को जेनेटिक होता है, अगर उनके पेरेंट्स में है तो उनको आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके, तो अस्थमा अभी जैसे कि आपने बताया कि कई बार जो है वो पोल्यूशन की वजह से या फिर आप जैसे रह रहे इन्वायरमेंट में उस वजह से होता है, कई बार आपको जेनेटिक होता है, लेकिन उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इन्हेलर अगर वो लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं तो यूज़ टू हो जाते हैं और वो कभी छूट नहीं पाता उनसे। तो इसके अलावा और क्या चीज़ें उसे क्योर करने के लिए? तो अस्थमा का बेस्ट ट्रीटमेंट तो इन्हेलर ही है। सबसे पहले तो डायग्नोस करना ज़रूरी है कि अस्थमा है या कुछ और है, क्योंकि खांसी लंग्स की काफ़ी सारी बीमारियों में आती है, बट वो अस्थमा है कि कोई और बीमारी है, तो इसलिए पहले आप एक डॉक्टर के पास जाएं, एक रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और वो टेस्ट करते हैं। कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे स्पायरोमेट्री का एक टेस्ट है, स्पायरोमेट्री के टेस्ट में पता चलता है कि अस्थमा है कि नहीं। और हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं एक FOT करके ऑसिलोमेट्री का टेस्ट है, जो कि थोड़ा एडवांस टेस्ट है। जैसे जो ओल्ड एज लोग होते हैं या बच्चे होते हैं वो कर नहीं पाते, क्योंकि स्पायरोमेट्री में लंबी सांस लेके जोर से छोड़ना होता है। तो ऑसिलोमेट्री जैसे एडवांस टेस्ट ये सब मदद करते हैं अस्थमा की डायग्नोसिस में। तो अस्थमा एक बार डायग्नोज हो गया तो फिर इसका बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ इन्हेलर। अब ये एक मिथ है कि इन्हेलर लेने से आदत पड़ जाती है। ये जब सीज़न चेंज होता है उस टाइम पे ज़्यादा एलर्जी और अस्थमा इन सब का अटैक होता है, तो अगर किसी को पता है कि मुझे इस सीज़न में अटैक हो रहा है, तो वो कैसे इस चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट करके और पहले से उस चीज़ को अवॉइड कर सकता है कि मुझे ये ख्याल रखना है, ये चीज़ें करनी है तो ये अटैक नहीं? तो सबसे पहले तो अवेयरनेस रहनी चाहिए अपने बॉडी के बारे में। कुछ भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे खांसी होना, चेस्ट टाइटनेस या वीजिंग साउंड, सोते वक्त साए साए सी आवाज़ आना या सीटी जैसी आवाज़ आना, ऐसे कोई भी लक्षण हो रहे हैं तो उन्हें अवेयर रहना है और डॉक्टर के पास जाना है अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ डिवाइसेस आते हैं, बहुत सिंपल डिवाइस होते हैं, बहुत सस्ते भी होते हैं, उससे रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी पता चलती है। उस डिवाइस में लंबी सांस लेके एक बार जोर से फूंक मारना होता है और कैपेसिटी पता चल जाती है। तो डेली बेसिस पे वो डिवाइस यूज़ करने में 1 या 2 मिनट लगता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो डेली बेसिस पे वो डिवाइस यूज़ करके एक डायरी में नोट डाउन करके रखना होता है कि उसमें क्या वैल्यू है, और जब वो वैल्यू कम आना शुरू हो जाए, मतलब आपका अस्थमा बढ़ने वाला है, तो तब आपको 15 दिन के लिए इन्हेलर ले लेने चाहिए।